अब खबर चलती ट्रेन में सबसे बड़ी रॉबरी की। तमिलनाडु के सालेम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन बड़े आराम से चल रही थी। पैसेंजर्स में किसी को खबर भी नहीं थी कि इस ट्रेन की एक बोगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व की हुई है और उनमें बक्सों में भरकर 342 करोड़ रुपए कहीं ले जा रहे हैं। लेकिन जब स्टेशन पर इन बोगीज को खोला जाता है तो क्या दिखता है? बक्से टूटे हुए, नोट बिखरे हुए और ट्रेन की छत पर किसी ने छेद किया हुआ है। और यहाँ से शुरू होती है चोरों को पकड़ने की पुलिस की 2 साल की लंबी चेज, जिन्हें पकड़ने के लिए नासा तक से मदद लेनी पड़ी थी। और आज इसी कहानी को जानेंगे हम इस वीडियो में। जिस ट्रेन में ये पैसे ले जाए जा रहे थे वो एक नॉर्मल ट्रेन थी। बोगी में 226 बॉक्स में 342 करोड़ रुपए रखे थे। 19 कोच वाली ट्रेन रात 9 बजे सालेम से रवाना होती है। जिस बोगी में कैश रखा गया उस इंजन के जस्ट बाद लगाया गया था। विरुंधाचलम में इंजन ने पोजीशन बदली और कैश वाला कोच आखिरी नंबर पर आ गया। डकैती का पता यार्ड में चला। ट्रेन रुकी तो सुरक्षा गार्ड बोगी चेक करने आए। घटना के दूसरे दिन सुबह 11 बजे जब आरबीआई के अधिकारी कैश लेने पहुंचे तो कोच की छत में 2 स्क्वायर फीट का एक छेद दिखा। छत का टूटा हुआ हिस्सा फ्लोर पर पड़ा था। कुछ नोट फ्लोर पर बिखरे थे। 4 बॉक्स खुले पड़े थे, एक पूरा खाली था और एक आधा। इनके अंदर जो नोट भी पड़े थे वो स्पॉइल्ड यानी सड़े गले नोट थे जिन्हें रिप्लेस किया जाना था और इनकी कीमत तकरीबन 342 करोड़ थी। 18 पुलिस वाले जिनमें एक एसीपी भी था वो इस पैसे की रखवाली कर रहे थे। लेकिन अगले दिन जब उन्हें चोरी के बारे में मालूम होता है तो सब सन रह जाते हैं। कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि करीब 5.78 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। रकम के हिसाब से भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी ट्रेन लूट थी और इसलिए मामला भी ज्यादा गंभीर बन गया। और इंडियन मीडिया में ही नहीं बल्कि द गार्जियन और बीबीसी जैसे इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर भी इस स्टोरी को रन किया गया। रेलवे ऑफिसर्स को शक था कि लूट में किसी ऐसे शख्स का हाथ होगा जिसे लोडिंग पैटर्न और ट्रेन रूट के बारे में मालूम हो। अब महीनों तक जब लुटेरों का पता नहीं चला तो जांच सीआईडी को दी गई। करीब 2000 ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से इस रॉबरी को सॉल्व करने में लग गए थे। इन ऑफिसर्स ने हर लेवल पर जांच की। हर स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले गए लेकिन किसी भी सीसीटीवी से कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में सरकार से रिक्वेस्ट करने के बाद इस केस में पुलिस द्वारा नासा की मदद ली जाती है। जी हाँ, नासा से सैटेलाइट डेटा मांगा जाता है और इस सैटेलाइट डेटा से एक अहम जानकारी ये मिलती है कि चोरी चिन्ना सालेम और विरुंधाचलम स्टेशंस के बीच हुई है। इसके बाद बारी आती है सेल टावर डेटा निकालने की और वो सभी नंबर्स चेक किए जाते हैं जो इस पूरे एरिया में डकैती के टाइम पर एक्टिव थे। जाहिर था कि लाखों लोगों का फोन नंबर उनके पास आ गया था, लेकिन इसमें से अपने काम का डेटा निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने कुछ पैटर्न्स को स्पॉट करना शुरू कर दिया। उन्हें 5 फोन नंबर्स ऐसे मिले जिन पर उन्हें शक हुआ। शक के 2 मुख्य कारण थे। पहली बात तो ये कि ये 5 ही नंबर एमपी के थे और दूसरी बात ये थी कि ये 5 ही नंबर एक साथ स्विच ऑफ हुए थे। अब जब उन्हें कंफर्म हो गया कि यही वो चोर हैं जिन्हें उनकी तलाश थी तब सीबीसीआईडी की टीम एमपी पहुंचती है और वहां पर 7 लोगों की गिरफ्तारी करती है। ये 7 लोग एक ही गैंग के थे और इनका लीडर गुना डिस्ट्रिक्ट का मोहर सिंह भी इस रॉबरी में शामिल था। मोहर सिंह तब तक ऑलरेडी एक दूसरे मुकदमे में गुना सेंट्रल जेल में ही बंद था और पुलिस के हाथ सबसे पहले गैंग के 2 मेंबर्स दिनेश और रोहन पार्टी लगे थे जो रतलाम से थे। इसके बाद धीरे धीरे केस से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है और साथ ही डिटेल्स में पूरी रॉबरी को रिक्रिएट करने के लिए भी कहती है। तब सामने आता है कि किस तरह से इन लोगों ने चलती ट्रेन से तकरीबन 5 करोड़ रुपए चुरा लिए। दरअसल मोहर सिंह का गैंग चोरी के अलावा हत्या और दूसरे तरह के क्राइम्स में भी दोषी था और मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में भी इनकी खोज चल रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस से भागते भागते जब वो अलग अलग राज्यों में जा रहे थे तब वो चेन्नई पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि इस ट्रेन में काफी सारा पैसा है और वो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि उनके पास ट्रेन की लोकेशन, उसका रूट और बोगी की लोकेशन ऐसे ही नहीं आ सकती है, बल्कि जरूर इन 7 लोगों के अलावा रेलवे, बैंक या पुलिस का कोई ना कोई अधिकारी जरूर मिला हुआ है। खैर, ट्रेन के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो वो अगले 8 दिन तक लगातार इस ट्रेन में सफर करते हैं ताकि अच्छे से रूट को चेक किया जा सके।
अब यहाँ पर उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है। वो नोटिस करते हैं कि जब ट्रेन सालेम से चलती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिफाइड हाई टेंशन वायर्स नहीं होती, क्योंकि ट्रेन को तब तक डीजल इंजन की मदद से चलाया जा रहा होता है और विरुद्धाचलम में आकर इस इंजन को अलग कर दिया जाता है और इसकी जगह पर एक इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है, जिसके बाद ट्रेन के ऊपर भी वायर्स आ जाती हैं और अगर उन्हें ये चोरी करनी है तो विरुद्धाचलम से पहले ही खत्म करके निकलना होगा। दूसरी चीज वो ये नोटिस करते हैं कि चिन्नासलम और विरुद्धाचलम के बीच में कोई स्टॉप नहीं है और ट्रेन अगले 45 मिनट तक लगातार चलती है, जिस वजह से इस बीच में कोई बोगी में एंटर करके नोट चेक करने भी नहीं आएगा। इसके बाद 8 अगस्त के दिन चिन्नासलम स्टेशन से 5 लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं और मौका देखते ही ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि ट्रेन की छत पर चढ़ना और फिर बोगी तक पहुंचकर होल्ड करना आसान नहीं था, लेकिन ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर किसी तरह वहां पर पहुंचते हैं और कुछ मैनुअल एंड बैटरी पावर्ड कटर्स की मदद से छत पर एक होल बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद एक चोर ट्रेन के अंदर एंटर करता है और 4 अलग अलग बॉक्सेस को खोलता है और उसमें से निकाले गए नोट इकट्ठे करने के बाद वो उन्हें लुंगियों में बांधना शुरू कर देता है और ऊपर अपने साथियों की तरफ फेंकता है। ये सभी लोग कुछ देर ऐसे ही इंतजार करते रहे। वो लोग इंतजार कर रहे थे एक कर्व ट्रैक के आने का, जहां पर उनके साथी पहले से ही पैसों का इंतजार कर रहे हो। इसके बाद जब ट्रेन स्लो होने लगती है तो उन्हें वहां से भागने का मौका मिलता है और वो जल्दी से ट्रेन से कूदकर भाग जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने फिर एक वैन हायर की थी, जिसकी मदद से वो वापस एमपी पहुंचे थे और कुछ पैसों से उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। ये चोरी इन लोगों ने 8 अगस्त 2016 के दिन की थी और इससे ठीक 2 महीने बाद यानी 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि सभी 500 और 1000 के नोट अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने एक बार में खर्च नहीं किया था और अब वो उसे बैंक अकाउंट में भी नहीं डाल सकते थे। इसलिए चोरी करने के बावजूद भी वो इसका पूरा सुख नहीं ले पाए। इन चारों ने पुलिस को यह भी बताया कि 2 करोड़ रुपए के कैश को तो इन लोगों को आग ही लगानी पड़ी थी। तो इसे कहते हैं कि मुंह को आया लेकिन हाथ ना लगा। इन चारों ने सपने में भी ये बात नहीं सोची होगी कि इतने डिटेल्ड प्लान और अपनी जान पर खेलकर उन्होंने आरबीआई का पैसा चुराया और फिर उसी आरबीआई और सरकार ने 2 महीने बाद वो नोट ही बंद कर दिए। ये केस अपने नोटबंदी के एंगल और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी होने के कारण तो अनोखा है ही, लेकिन साथ ही में इसमें हमें एक स्पेस एजेंसी का दखल भी दिखाई दिया है, जो कि हमें बहुत रेयरली ही सुनने को मिलता है। ये भी एक अच्छा साइन है कि हमारी पुलिस अब क्राइम सॉल्व करने के लिए हर अवेलेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है और साथ ही हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो इस तरह के डेटा को प्रोसेस करके इस पूरे केस को सॉल्व कर पाए, क्योंकि सीबीसीआईडी के मुताबिक इस केस की स्टोरी बहुत ही फ्रेगमेंटेड थी और पूरे देश में उन्होंने अपने ऑफिसर्स भेजे हुए थे और आखिर में वो इस केस से पर्दा उठा पाए। तो आपको इस ट्रेन रॉबरी की कहानी कैसी लगी और क्या आप आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह की क्राइम स्टोरीज जानने में इंटरेस्टेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।